मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि इस मुलाकात के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं किसी खास शख्स से। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो बहुत खास इस मामले में है क्योंकि उन्होंने कृषि विभाग को काफ़ी आगे बढ़ाया है, कृषि का निर्यात आगे बढ़ाया है। उद्यान विभाग में, हॉर्टिकल्चर विभाग की अगर हम बात करें उसमें भी काफ़ी अहम योगदान दिया है। वो है दिनेश प्रताप सिंह, जो कि मंत्री हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आपने पांचों भाइयों को एक साथ रखा और अपने घर का नाम पंचवटी रखा। भारतीय संस्कार संस्कृति का हिस्सा है एक परिवार। परिवार जो कोई सुदृढ़ रख सकेगा, समृद्ध रख सकेगा, सुमति परिवार में होगी तो वो आगे गांव में सुमति बना सकता है, ब्लॉक में सुमति बना सकता है, जिले में बना सकता है, राज्य और देश में बनाने के भी वो काम आ सकता है। लेकिन जो परिवार में सुमति नहीं बना सकता अथवा परिवार का जो बेहतर संचालन नहीं कर सकता है तो वो और आगे का संचालन मुश्किल है। ये हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति है और इससे हम बहुत समृद्ध हैं। अब राजनीति की बात कर लेते हैं। आपका लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। 2004 में आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, लंबे समय तक वहां पर रहे। कैसा रहा वहां का अनुभव? नहीं, समाजवादी पार्टी मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया जी। समाजवादी पार्टी जब से मैं जीवन जीना शुरू किया है, कुछ भी मुझे अगर याद आने लगा है तो मैंने सब ABCD सीखा है समाजवादी पार्टी में ही में। जी। हम शुरू से ही समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से प्रभावित थे और उनके साथ ही हम बिना राजनीतिक कोई चाहत के उनके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे फिर उन्होंने मुझे बहुत कम उम्र में MLC का टिकट दिया। दुर्भाग्य से मैं हार गया, वो मेरी फाउंडेशन हो गई। उसके बाद कतिपय कारणों से कुछ विवाद हुआ तो मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और फिर दूसरे दलों की राजनीति में आकर के फिर आज इस रूप में स्थापित है। 2007 में आपने 2004 में वहां गए, 2007 में फिर आपने बसपा का दामन थाम लिया, आपको विधानसभा का टिकट दिया गया। बसपा से विधानसभा का टिकट लेने का कारण समाजवादी पार्टी के एक नेता से केवल मेरी नाराजगी का कारण था। एक नेता ने मेरा सम्मान नहीं किया सेवाओं के बदले, तो मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और उस समय विकल्प के रूप में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो बहुत थोड़े टाइम के लिए बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के मैं एक चुनाव भी लड़ा, लेकिन पार्टी में सेवा करने अथवा पार्टी में जुड़ करके काम करने का अवसर मुझे बहुजन समाज पार्टी में नहीं मिला। वो कौन सा नेता था, क्या आप खुलासा करेंगे आज हमारे? अब अच्छा नहीं लगता है, जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बातें थी। मुझे मुलायम सिंह यादव जी से जब तक वो जीवित रहे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत उन्होंने सम्मान दिया, हमको बहुत बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव से भी मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत और परिवार के सदस्यों से कोई तकलीफ नहीं हुई। परिवार के एक सदस्य से मतभेद हो जाने के कारण मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं की। आप ये कह सकते हो कि राजनीतिक जीवन हमारा समाजवादी पार्टी में शुरू हुआ बिना किसी लोभ मोह के, मैं ऐसे ही जुड़ता चला गया। जी। आप उसके बाद कांग्रेस में आ गए, लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति किया आपने, कांग्रेस को बढ़ाया। हालांकि अमेठी और रायबरेली उनका गढ़ था, लेकिन फिर भी काफ़ी उस किले को बहुत मजबूत किया आपने और उन्होंने भी आपको MLC बनाया ना। कांग्रेस भी मैंने अपनी तरफ से ज्वाइन नहीं किया। आज मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को ये खुलासा करना चाहता हूँ कि मैं MLC का चुनाव, पहला चुनाव समाजवादी पार्टी से हार गया था। दूसरा चुनाव बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में लड़ने का मेरा मन था। तो कांग्रेस पार्टी केंद्र में थी और बसपा की सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक हमारे दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया था और वो चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ गए। तो कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था। मैं निर्दलीय लड़ना चाहता था, मैं किसी दल से नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली आईं और उन्होंने हमको बुला के कहा कि आप हमारी पार्टी से चुनाव
एमएलसी का लड़ लीजिए। तो इस कारण मैं पहला चुनाव सोनिया गांधी के अनुरोध पर मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा हूं, और जब टिकट हो गया उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो कोई कांग्रेस भी नहीं हमने ज्वाइन किया कभी, हमने समाजवादी पार्टी भी कहीं ज्वाइन नहीं किया। अगर कोई पार्टी की विधिवत ज्वाइनिंग जीवन में हुई तो भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग, वो भी तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वर्तमान गृह मंत्री हैं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे रायबरेली जा करके हमको पार्टी ज्वाइन कराया था। तो पार्टी ज्वाइन करने के नाम पर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, एक सवाल ये कि ना, आप हमेशा एमएलसी का ही चुनाव क्यों लड़े? एक बार विधानसभा का चुनाव लड़े, बाकी समय एमएलसी का चुनाव लड़े, और पिछली 2 बार से एमएलसी हैं भी आप। बहुत कम लोग ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक के चुनाव, एक भी चुनाव ऐसा बीच का नहीं होगा जो होता हो और मैं लड़ा न हो। नगरीय क्षेत्र को छोड़ दीजिए, तो गांव के क्षेत्र में पंच हो, प्रधान हो, बीडीसी हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, एमएलसी हो, एमएलए हो और एमपी हो, ये सारे चुनाव हमने लड़े या लड़ाए परिवार। इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और वो भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और इस बात में भी कोई गुरेज नहीं है कि आप हार गए चुनाव, लेकिन जितना वोट आपको मिला, 3 लाख करीब आपको वोट मिला, उतना वोट भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली में कभी नहीं मिला था। हाँ, मुझे पहला चुनाव जब मैं सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ा तो मुझे 2019 में 3,67,000 वोट रायबरेली में मिला, और ऑलमोस्ट 5 विधानसभाओं की पार्लियामेंट है, लगभग ऑन एन एवरेज 75,000 प्रति विधानसभा वोट मुझे मिला। 75,000 प्रति विधानसभा, 5 विधानसभा में वोट पाना इस बात का द्योतक है कि मैं रायबरेली के हर विधानसभा में 75,000 वोट पाने की क्षमता हमारी है, ऐसा महसूस होता है। पार्टी का योगदान है, पार्टी का आशीर्वाद है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 75,000 वोट मैंने पार्टी के लिए ही सही मैंने इकट्ठा किया। उसके बाद 2024 में मैं राहुल गांधी से लड़ता हूं तो मुझे 3 लाख वोट मिलते हैं। 67,000 वोट मेरा घटता है 19 से 24 के बीच में, जबकि मैं राहुल गांधी से लड़ रहा था, जिन्हें विपक्ष का नेता आज की तारीख में आप कह सकते हो, और राहुल गांधी के समर्थन में डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल, रेवंता रेड्डी, सुक्खू से लेकर के जितने भी 30 साल में मुख्यमंत्री और मंत्री कांग्रेस पार्टी से हुए होंगे, सभी रायबरेली थे, सभी कांग्रेस के धन्ना सेठ रायबरेली में थे। उनसे हम लड़े तो हमारा 67,000 वोट 19 से 24 के बीच में घटा। अगर इस तरह की चर्चित सीट उत्तर प्रदेश में किसी और को आप उठा लेंगे तो सब में 67,000 से कई गुना ज़्यादा घटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रायबरेली की तुलना में दूसरे चर्चित सीटों की तुलना में रायबरेली में 2019 से 2024 में कम हमारा वोट घटा है। सबसे कम, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोट हमारा घटा है, हम ये कह सकते हैं। जबकि सबसे ताकतवर तो नेता के खिलाफ में चुनाव, हाँ, सबसे ताकतवर विपक्ष के सामने मैं चुनाव लड़ा हूं। अब आगे की बात कर लेते हैं, क्या 2029 में भी आप चुनाव लड़ेंगे, राहुल के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा सपना है कि मैं राहुल गांधी और इस गांधी परिवार की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इस देश में संचालित हो रही है, इसको रायबरेली से हराऊं, इसको रायबरेली से विदा करूं। मैं नहीं कह सकता कि पार्टी हमको लड़ाएगी या किसी और को लड़ाएगी। जिसको भी लड़ाएगी, मैं इन कांग्रेस के जो लोग हमारे रायबरेली में चरागाह के रूप में आते हैं, चर के चले जाते हैं, इनको मैं हराने का प्रयास हर हालत में करूंगा। इनके कारण हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति विकृत होती चली जा रही है। इनके राज में पाश्चात्य सभ्यता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति को बहुत हानि हुआ। जब से मोदी जी, योगी जी आए हैं, तब से हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति उत्तरोत्तर संवर्धित हो रही है। तो हम भारतीय संस्कार संस्कृति को जीते हैं, इसलिए मेरी ख्वाहिश है
कि पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोगों का पराभव हो और भारतीय संस्कार संस्कृति का उद्भव हो और ज्यादा समर्थन हो। क्या लगता है कि आप नेताजी को याद करते हैं, उनको अच्छा बताते हैं, मायावती के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ आप जमकर बोलते हैं, उनको नकली गांधी बताते हैं, फर्जी गांधी बताते हैं? मैंने कभी गलत नहीं कहा है। आप मुझे बताइए कि क्या सचमुच असली गांधी हैं? आप क्या मान सकते हो? अगर ये असली गांधी तो इस धरती पर ना आप कह पाओगे, ना हम कह पाएंगे, ना कोई कह पाएगा। असली गांधी तो महात्मा गांधी जी थे। उनका सम्मान हर भारत का नागरिक चाहे जिस दल में हो करता है। तो मैं नहीं कह सकता हूं कि वो असली गांधी है, हम ही नहीं कहते, देश का कोई बच्चा कहता है कि वो नकली गांधी है। अपने बेटे का नाम रेहान रखा कि मुसलमान का वोट मिल जाए। अपनी बहू उन्होंने अबीबा बेग से शादी अपनी कराई कि हमको मुसलमानों का वोट मिल जाए। तो ये दुख का विषय है कि जो अपने परिवार की संस्कृति को भी इस रूप में खाली वोट के लिए आप शादी ब्याह करोगे, वोट के लिए रिश्ते करोगे, मैं समझता हूं ये किसी दशा में वही व्यक्ति कर सकता है जो अकर्मण्य हो, जो अक्षम हो, जो अयोग्य हो। हमारे मोदी जी छाती ठोक कर कहते हैं वो हिंदू की भी मदद करते हैं, सेवा करते हैं, मुसलमान की भी सेवा करते हैं। कभी इस पर नहीं करते कि हमको ऐसा छद्म रूप लेने के कारण जो है, हमको छल करने के कारण हमको किसी का वोट मिल जाए, ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परिश्रम करना जानते हैं। प्रियंका की बात करें, आपने कहा कि वो संस्कृत, भारतीय संस्कृत को आगे लेकर के नहीं चलती हैं, उनके खिलाफ भी आपने तमाम आरोप लगाए। आप मुझे बताइए कि भारतीय संस्कार संस्कृति का कुछ भी ABCD जानते हो? इस बीच में अभी एक प्रक्रिया चल रही है, मनरेगा योजना को BBG राम जी में परिवर्तित कर दिया गया। वो ये नहीं जानते कि मनरेगा के क्या प्राविधान है और BBG राम जी के क्या प्राविधान है। उनको ये नहीं पढ़े हैं, या तो मैं क्या कह सकता हूं इससे, मतलब उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। सुसंस्कृत भाषा में हम अयोग्यता ही कहेंगे कि वो अयोग्य व्यक्ति है, इसलिए इसको ये नहीं जानते हैं। हमारे रायबरेली में आए, बैठक थी उसकी दिशा की बैठक के बाद यहां से गए दिल्ली, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरे देश के सामने प्रेस करके कहते हैं कि मैं रायबरेली में गया था, वहां और जाति के तो लोग मिल गए, लेकिन वहां हमको एक भी ट्राइबल नहीं मिला, एक भी आदिवासी नहीं मिला। अब आप कल्पना करो, इसको अयोग्यता कहोगे कि मूर्खता कहोगे, क्या कह सकते हो कि जिनकी पीढ़ियों ने रायबरेली में राज किया, रायबरेली से सांसद रहे, उन्हें यह पता नहीं कि रायबरेली में ट्राइबल होते हैं भी कि नहीं होते हैं, हमारे यहाँ आदिवासी हैं भी या नहीं है, उसकी पार्लियामेंट में आदिवासी हैं भी या नहीं है। तो कितनी खराब बात है कि जो आदमी को यह पता ना हो कि उसके विधानसभा में कौन से लोग मतदाता हैं उसके, वो सौभाग्य से तो नहीं कह सकते हैं, एक्सीडेंटली वो सांसद हमारे रायबरेली से हो गए हैं। हॉट टॉक हुई राहुल गांधी के साथ में, लेकिन बाद में आपके बेटे ने उनसे हाथ मिलाया। हाँ। और आपने कहा कि नहीं, उसको तो पैर छूना चाहिए था। मैं बार बार आपसे, जितनी बार आप चर्चा कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं भारतीय संस्कार संस्कृति को जीता हूं जी। अगर मेरा बेटा अपने पिताजी की उम्र के व्यक्ति से हाथ मिलाए, ये हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर पिता की उम्र का कोई मिल जाए तो उसके पैर छूने चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति का हिस्सा है। हम अपने घर में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में, अपने देश में भारतीय संस्कार संस्कृति जीते हैं और देखना चाहते हैं। तो हमारे आने वाली पीढ़ियां इसको कहें राहुल गांधी पाप करें तो उनको पाप करने दिया जाए, वो अपनी मां के पैर नहीं छूते हैं, ना छुए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति में मेरा बेटा अगर मेरे पैर छूता है तो मेरे उम्र के बराबर के व्यक्ति के उनको पैर छूना चाहिए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है जी। आपने मनरेगा की बात की, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मनरेगा को बदल दिया गया है जी राम जी में, तो लेकिन कांग्रेस इसको लेकर के बड़ा मुखर है। वो कह रही है कि 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी थी हमने, 50 दिन का भी रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, और अब जी राम जी में 125 दिन के रोजगार की बात की जा रही है। देखिए, बहुत दुखद है कि BBG राम जी पर आपके लोगों ने, पत्रकार साथियों ने उनसे पूछा तो क्या कहा आपने? बीबी ग्राम जी, जी, बीबी ग्राम जी
बार बार वो राम जी कहने में उनको शर्म लगती थी। ग्राम जी कहते थे, मुझे दुख है, राम जी कह देते तो कितना ओट कट जाता उनका। हर बात ओट की दृष्टि से नहीं कहनी चाहिए, कभी अपने हिसाब से भी जो आत्मा कहे वो भी कहनी चाहिए। तो वो बार बार राम का नाम लेने से परहेज करते थे। रही बात योजना की, तो बीबी जी राम जी योजना, अगर आज मनरेगा का प्रतिरूपण आप देख रहे हो तो 1960 से आज तक 8 बार इस योजना का नाम परिवर्तित हुआ है। आज बीबी जी राम जी है, इसके पहले कांग्रेस के जमाने में वो मनरेगा थी, मनरेगा से पहले SRY थी, संपूर्ण रोजगार योजना थी, फिर उसके पहले जवाहर रोजगार योजना थी। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, लगभग 8 बार इस योजना का परिवर्तन हुआ। जब जिनकी सरकारें रही हैं, आवश्यकता अनुसार, जनता की आवश्यकता के अनुसार, देश काल परिस्थिति को देखते हुए उनमें परिवर्तन किए जाते रहे हैं। तो आज भी परिवर्तन किया गया। आज की तारीख में जब मनरेगा होती थी, अभी भी है, तो मजदूर काम कर देते थे, 6-6 महीने तक उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी। हमारी मनरेगा में 6 महीने तक मजदूरी नहीं मिलती थी, लेकिन बीबी जी राम जी में अगर 7 दिन तक हम नहीं दे पाएंगे तो हम ब्याज सहित भुगतान करेंगे। अगर 15 दिन तक हम काम मांगे नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर 100 दिन की गारंटी वहां पर थी तो हम 125 दिन नहीं 185 दिन की गारंटी देते हैं। 125 दिन तो हम ऐसे दे रहे हैं, और 60 दिन हम कोई काम मनरेगा बंद रहेगी, क्योंकि उस समय खेती किसानी का काम चलता है। तो हर मजदूर को खेती किसानी के काम में उसको रोजगार मिल जा रहा है, काम मिल जा रहा है। तो इस प्रकार 60 दिन वो और 125 से 185 दिन की हम गारंटी देते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान हो या शरद पवार हो या RLD के जो फाउंडर थे उनका, वो इन लोगों को राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। तो क्या हम एक नए मौसम वैज्ञानिक को अपने पास में राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक को अपने सामने देख पा रहे हैं? मैं जब तक जीवित इस धरती पर रहूंगा, भारतीय संस्कार संस्कृति की पूजने वाली पार्टी के साथ ही आपको दिखूंगा। बहुत शुक्रिया, और शानदार चर्चा चल रही है। मित्रों, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मजबूरी है। और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मंत्री जी से उनके विभाग के विषय में समझेंगे, क्योंकि उनके पास में उद्यान है, कृषि विपणन है, कृषि निर्यात है, विदेश व्यापार है, तमाम सारे विभाग हैं। वो विभाग कैसे चल रहे हैं और क्या नई तरक्की की है, इन सब के विषय में भी जानकारी हासिल करेंगे। बहुत अहम विभाग है आपके पास में, उद्यान विभाग है। क्या उद्यान विभाग में आपने अभी तमाम नई योजनाएं शुरू की हैं, टेरिस गार्डनिंग शुरू की है तमाम, और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है कृषि को लेकर के अगर हम बात करें तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 2024 तक। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है? नहीं, दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है जी। अगर हम, आपके कई सवाल एक साथ आपने पूछ लिए, तो पहले तो हमारे विभागों में क्या क्या हमने चेंजेस किए हैं। जैसे हमने हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड का गठन किया जी। हमारा हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड दुनिया के कौन से देशों में हमारे राज्य की उपज का मूल्य अधिक होगा, ये राज्य के किसानों को बता रहा है जी। और हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी उपज को दुनिया की बाजारों में पहुंचाने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड गठित हुआ है जी। तो अब अगर हम अपने सरप्लस उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके अपने राज्य के किसानों को अधिक मूल्य हम दिला पाते हैं, तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि होगी, जिसको मैंने किया है। हमारा आम मास्को की बाजार में 800 रुपए किलो आज बिक रहा है जी। 2 साल पहले मैं 2 टन आम लेकर के मास्को गया था। मास्को में रशियंस को निमंत्रण देकर के मैंने 600 लोगों को निमंत्रण दिया, अच्छे लोगों को। 600 लोग हमारे आम से बने व्यंजन खाए। विभिन्न वैरायटी के आम के प्रदर्शन वहां लगाए गए और उसका परिणाम मुझे रहा कि 80 रुपए का आम हमारे सीजन पे बिकता है। बिल्कुल। और 300 रुपए प्रति किलो उस पर खर्च आता है। 380 रुपए किलो में आम हमारा पहुंच रहा है
और 800 रुपए में आम बिक रहा है। आपको स्वतः लगता होगा कि मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए दिनेश सिंह ठीक काम कर रहे हैं। ये दुगना से भी ज्यादा आपको इधर आम के विषय में आपने बहुत काम ये किया, दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हमने आगरा में एक सीआईपी की स्थापना की, शुरुआत हो गई है जी। हम उस पर आएंगे सर, लेकिन थोड़ा हम पहले इसी पर बात कर लेते हैं। आपकी आगरा पर बहुत महत्वपूर्ण योजना है, हम उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो आपको मैं रूफ टॉप गार्डनिंग की बात आप कर रहे हो जी। आप जब अर्बन एरिया बढ़ता चला जा रहा है जी, लोग पक्के घरों में ज्यादा रह रहे हैं, गांव में कम रह रहे हैं, शहरों में ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, तो शहरों के उपयोग की चीज अगर हमने छत पर जी, एक ग्रो बैग 2 बाई 3 फीट का ग्रो बैग हमने एक रखा, जिसमें प्लांटिंग मटेरियल डाल करके हमने पालक बो दी जी, और पालक को काट काट के हम अपने घर में सीजन भर खा सकते हैं। जो हमारी उगाई हुई पालक होगी, जो रसायन फ्री होगी, ऐसे ही हम टमाटर का पेड़ अगर एक गमले में 3 टमाटर का पेड़ लगा देते हैं तो 10 फीट तक टमाटर का पेड़ जाता है आज का टमाटर, और 3 फीट का होता है तो हमको फल देने लगता है। धीरे धीरे हम 2 महीने 2.5 महीने तक अपने उगाए हुए पेड़ से हम टमाटर खा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो हम अपने रूफ टॉप पर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ODOP कर रहे हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजिन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ब्लॉक 1 क्रॉप की बात किया है। क्या है ये योजना? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश 9 क्लाइमेटिक जोन में विभक्त है जी। कोई सब्जी अगर रायबरेली में उगाई जाती है तो वो सब्जी जरूरी नहीं कि गाजीपुर में हो, वो सब्जी जरूरी नहीं कि हापुड़ में हो, जरूरी नहीं कि वो लखीमपुर में हो। तो हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जिस ब्लॉक में किसानों की रुचि जिस उपज में हो उस उपज को प्रमोट किया जाए। अगर गाजीपुर में मिर्ची हो रही है तो मिर्ची और ज़्यादा किसान पैदा करें, तो गाजीपुर में जो ब्लॉक में ज़्यादा मिर्ची हो रही होगी उसको 1 ब्लॉक 1 क्रॉप के रूप में चयन करके उसको और प्रमोट किया जाए। ऐसा प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो जहाँ जो रुचि, मान लो कहीं पर किसी ब्लॉक में फूलों की खेती बेहतर हो रही होगी, कहीं मसालों की खेती बेहतर हो रही होगी, तो वहाँ हम 1 ब्लॉक 1 क्रॉप के रूप में हल्दी ले सकते हैं, हम वहाँ पर फूल की खेती करेंगे। तो ऐसे हम बहुत अच्छी प्रमोट कर पाएंगे, उसको उस ब्लॉक में बढ़ा पाएंगे। जी। हम आगरा चलते हैं। आपने आगरा की बात की, बिल्कुल बहुत शानदार योजना है। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना रहे हैं आप वहाँ पर, गेहूँ आलू को लेकर के माफ करेगा। पेरू उसमें सपोर्ट कर रहा है। पेरू विश्व का सबसे ज़्यादा वैरायटी पैदा करने वाला एक देश है आलू की। तो वो योजना कहाँ तक परवान चढ़ पाई है? देखिए, मैं जब मंत्री बना तो मैंने अपने यहाँ के आलू को दुनिया की बाजारों तक पहुँचाने में के प्रयास किए और थोड़ा बहुत सफल हुआ, लेकिन उतना अच्छा परिणाम मुझे नहीं मिला। तो मेरा ध्यान गुणवत्तापरक आलू की तरफ गया कि हम जो दुनिया की बाजारों में कम्पीट कर पाएं ऐसा आलू हमको, क्योंकि हम हिंदुस्तान में सर्वाधिक आलू पैदा करने वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। तो और आलू खाने में भी, उत्पादन में भी और एक्सपोर्ट करा करके उसका अच्छा मूल्य हम किसानों को दिला सकते हैं, इसमें प्रयास करना चाहिए था। मैं गुजरात गया और अगल बगल के राज्यों में गया जहां देखा कि वहां पर आलू, हमारा आलू ना लेकर के वो पंजाब का आलू ले रहे हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पर गुणवत्तापरक आलू कैसे हो, इस पर रिसर्च शुरू किया। तो पता चला कि आलू की उत्पत्ति साउथ अमेरिका के पेरू में है। अगर वो यहाँ पर स्थापित हो जाए तो फिर गुणवत्तापरक आलू का उत्पादन हमारे राज्य में होने लग जाएगा, जिस पर मैंने प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी और अब आदरणीय शिवराज सिंह जी, सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किया और हमको सफलता मिली कि हम अपने उद्यान विभाग के कृषि फॉर्म में मैंने उस आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा जो पेरू में है उसको यहाँ स्थापित करने जा रहे हैं। और एक बड़ी चीज़ होगी, ये हमारे एशिया भर का, मतलब अकेले वो उत्तर प्रदेश नहीं, अकेले भारत नहीं है, कम से कम 20 देशों के को अच्छे आलू बेच देने में सक्षम होगा। ऐसा बढ़िया संस्थान स्थापित करने का अवसर मिला और सौभाग्य से मुझे गर्व है कि उसकी एक शाखा चाइना में है। पेरू के अनुसंधान केंद्र की शाखा
चाइना में है और दूसरी दुनिया में शाखा कहीं पर है तो आगरा में स्थापित हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के साथ में FTA डील फाइनल की है। 27 देश हैं इस FTA में और 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इन 27 देशों में। तो आपका कृषि के हिसाब से व्यापार कितना, निर्यात कितना यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने पहले भाषण में ही देश को संदेश दे दिया था कि हम किसी को आंख दिखा के नहीं जिएंगे, लेकिन किसी के सामने आंख झुका के भी नहीं जिएंगे। और आज मुझे गर्व है कि जो जो निर्णय, कूटनीतिक निर्णय, इंटरनेशनल निर्णय जो देश के प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, उसमें हमारे देश का सम्मान बहुत ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई और तीसरे की हम होने जा रहे हैं। संभव है कि इस साल हम तीसरी अर्थव्यवस्था, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएं। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी का निर्णय है। इसी में जो यूरोपियन यूनियन का विषय है, ये हमारे लिए बड़ा विषय है। भ्रष्टाचार की बात करें तो आपने भ्रष्टाचार पर काफी अंकुश लगाने का काम किया और खुद अपने विभाग में जो मंडी समितियों में भ्रष्टाचार हो रहा था उसका खुलासा किया और चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री जी को। बिल्कुल, एक मंत्री के रूप में बेहतर राज्य के किसानों की सेवा दे पाऊं, एक मुख्यमंत्री को बेहतर मंत्री के रूप में सपोर्ट कर पाऊं, ये दोनों दायित्व तो हमारे हैं। अगर हमको कहीं ऐसा लगे कि हमको इस बात को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहिए जिससे हम राज्य के किसानों को बेहतर सेवा दे पाएं, तो मुझे वो भी करना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर राज्य के किसानों का हित इस रूप में निहित है, तो जो जो जिस रूप में मेरे विवेक में विषय आया, मैंने उस समय वो निर्णय लिया। और मुझे गर्व है कि आज उद्यान विभाग जिन ऊंचाइयों पर है, 50 वर्ष इस उद्यान विभाग की स्थापना में हुए हैं। जो मुकाम आज 4 वर्षों में इस उद्यान विभाग ने हासिल किया है, इसके पहले के 46 वर्षों में उद्यान विभाग को ये मुकाम नहीं मिला था जो आज है। जो आपने रिपोर्ट की थी तुला चौकी सही से नहीं है और तमाम अधिकारियों ने बाईपास बना लिया है, आपने ठेकेदारों और अधिकारियों को आमने सामने बैठा करके बात की, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई, क्या वो सारी समस्याओं का बहुत सारी चीजें जो उस समय हमको दृष्टिगोचर हुई थी, उनको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अवगत कराया और स्वयं सुधार किया। आज मंडी में जो पहले की सिचुएशन थी नहीं है। राज्य के किसानों को हमारी मंडी बेहतर सेवाएं दे पाने में सफल हो रही है, बेहतर मूल्य दे पाने में सफल हो रही है। एक आखिरी सवाल है बस चलते चलते कि आप हमारे चैनल आज की खबर को के माध्यम से अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बधाई देता हूं आपके न्यूज चैनल को, जो उत्तरोत्तर सकारात्मक रूप से राज्य की बेहतरी के लिए, राज्यवासियों की बेहतरी के लिए, राज्य की सरकार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है मंत्री राज्य स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह जी, जो हमें बता रहे हैं कि इन्होंने न सिर्फ अपने विभाग में भ्रष्टाचार रोकने का काम किया है, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो या कृषि निर्यात की बात हो, उसमें ज़बरदस्त आयाम नए जोड़े हैं। और आलू को लेकर के तो एक विश्व स्तरीय केंद्र यहाँ पर स्थापित करने की बात की है। और आप हमें दीजिए इजाज़त और हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक ऐसे ही शख्स के साथ।